हेलो बच्चों, मैं जय के तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज इस क्लास में हम जोश 0.1 सीरीज में क्लास 10th के साइंस को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 दे चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। और इस क्लास में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं। और यह क्लास सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चे देख सकते हैं, और यूपी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए तो यह एकदम रामबाण क्लास है। एकदम 101% गारंटी के साथ यह क्लास आप लोगों को 29 फरवरी को ज़रूर काम आएगी, क्योंकि इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप जिस दिन पेपर देने जाओगे, यदि आपने यह क्लास की तो आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स ज़रूर लेकर आओगे। तो इस क्लास से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्लास के अंत तक रुकिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो और ये मेरे चैनल का टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टाइम टेबल के अनुसार आप लोगों की क्लासेस सुबह 6 बजे चलती हैं, और ये टाइम टेबल सभी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है, क्योंकि सभी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हमसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं NCERT पैटर्न ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और हर स्थान पर NCERT पैटर्न ही चलता है। तो और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि जो इंसान गलतियां करने से बचेगा वो कभी किसी नई चीज़ तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि यदि आप यह सोच रहे हो कि मुझसे गलती ना हो, तो आप कभी भी किसी नई चीज़ के पास पहुंच नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, आप लोग पढ़ाई करने के समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको ज़रूर आती है, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख रहे हो। यदि आप उस समस्या से परेशान होकर छोड़ दोगे उसे, तो आप कभी भी नई चीज़ नहीं सीख पाओगे। और दुनिया के सारे आविष्कारक एक नज़रिए से गलती करने के दुस्साहस का ही परिणाम है। यानी कि जितने भी इस समय आप लोगों को आविष्कारक दिखाई पड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सारे प्रयास करने के बाद, कुछ ना कुछ गलतियां करने के बाद ही जो उन्हें परिणाम मिला है, वो वही सारे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मोटिवेशनल थॉट समझ में आ गया होगा, और आपको इसे अपने स्टडी से कैसे कनेक्ट करना है ये भी समझ में आ गया होगा। तो यदि आप गलतियों से डर रहे हो, तो आप यह विश्वास रखिए कि आप कभी भी नया नहीं सीख सकते। तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, किसी पदार्थ X का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इस पदार्थ का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र तथा जल के साथ अभिक्रिया बताइए। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई पदार्थ है जिसे इन्होंने X नाम दिया है, और उसका प्रयोग हम सफेदी करने के लिए, अर्थात दीवालों पर सफेद पेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तब आपको उस पदार्थ का रासायनिक नाम क्या होता है वो बताना है, और रासायनिक सूत्र क्या होता है वो बताना है, और जल के साथ उसकी अभिक्रिया बतानी है। तो तो वो जो जिसका प्रयोग करते हैं हम सफेदी करने के लिए दीवालों पर, उस पदार्थ का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। और जल के साथ जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो कैल्शियम अर्थात CaO
CaO और प्लस में H2O अर्थात जल, और इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये दोनों मिलेंगे तब जाकर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और इसका रासायनिक स्रोत होता है CaOH का होल ट्वाइज, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप को ये रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो मैं आप लोगों को यह रिएक्शन भी समझाए दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है आपका CaO, है ना, CaO है, और प्लस में क्या है आपका H2O, ये है। अब H2O यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 2H है, और ये एक आपका ये H है, और ये आपका एक H है। तो यहाँ से जब ये दोनों मिलेंगे तब जाकर आपका एक हो गया आपका कैल्शियम अर्थात Ca, और दो आपके ऑक्सीजन हो गए और दो हाइड्रोजन हो गए। तो हम चाहे OH लिखें, O2H2 लिखें, या एक में ही हम इसे OH का होल ट्वाइज लिख दें, बन जाएगा। और इसी को ही हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट में जब आप लोहे की कील डालते हो तब उसका रंग परिवर्तित क्यों होता है, यह आप बताइए। तो क्या होता है कि जब हम कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाल देते हैं तो जो लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। और अब आयरन सल्फेट एक अलग पदार्थ है, इसीलिए जाकर उस विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो आप लिखोगे कैसे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि लोहा सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर लौह सल्फेट का निर्माण करता है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि आप ये रिएक्शन रिलेटेड कोई भी परिभाषा लिखो तो आपको उसकी अपक्रिया भी देनी है। तो इसकी अपक्रिया क्या हो जाएगी कि आप जब CuSO4 अर्थात जब आप कॉपर सल्फेट लोगे तब आपका और आयरन जिसे हम बोलते हैं लोहे की कील कील यहाँ पर दिया गया है, या आप आयरन Fe भी बोल सकते हो। और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा कि आपका बन जाएगा FeSO4 जिसे हम आयरन सल्फेट या लौह सल्फेट भी बोल सकते हैं, और फिर आपका Cu अर्थात कॉपर प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप लोगों को यह अपक्रिया नहीं समझ में आई है तो एक बार आप लोग यह अपक्रिया समझ लीजिए। देखिए क्या दिया गया था हमको, CuSO4 और प्लस में हमें दिया गया था आयरन, और इसकी अपक्रिया हमें करानी तब क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये जो कॉपर होता है वो आयरन अर्थात लोहे की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, इसलिए आयरन क्या करता है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और एक नया प्रोडक्ट अर्थात FeSO4 बनाता है। तो कॉपर के स्थान पर आप क्या कर दीजिए, Fe लगा दीजिए और आपका हो जाएगा SO4, और जो कॉपर है उसे आप इस साइड कर दीजिए। अब ये आपका हो गया कॉपर सल्फेट
सल्फेट ये हो गया जाकर आपका, और ये क्या है आपका आयरन, या आप इसे लोहे की कील भी बोल सकते हो क्योंकि लोहा ही है, और ये आपका है आयरन सल्फेट, और ये आपका हो गया कॉपर। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो यानी कि हमें बताना कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, उसकी परिभाषा देना है और उदाहरण भी देना है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें आपका अपचयन और उपचयन दोनों होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब यदि आप लोगों को उपचयन नहीं पता कि उपचयन क्या होता है तो वो आप समझ लीजिए। देखिए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तब हम उसे बोलते हैं उपचयन। और अपचयन आपका क्या है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तब इस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और एक ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, या ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, या हाइड्रोजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, अर्थात उपचयन और अपचयन दोनों हो, तब उसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को उदाहरण देना है। तो उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, जब आप Fe अर्थात आयरन लोगे तब आपको जाकर, और आयरन तथा CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट लोगे तब जाकर आपका FeSO4 जिसे हम आयरन सल्फेट बोलते हैं और कॉपर अर्थात Cu मिल जाएगा। और ये एक बार आप लोग इस अभिक्रिया को समझ लीजिए कि क्या CuSO4 और प्लस में आपका था Fe फिर से मैं ट्राई करता हूं लिखने का, Fe, और अभिक्रिया आपकी हुई तब जाकर यहां से जाकर आपका बना FeSO4 और प्लस में आपका हो गया जाकर Cu। अब ये कैसे बना ये आप ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, ये CuSO4 का मतलब हुआ Cu, और SO4 का मतलब हुआ SO4, और जो Cu होता है इस पर आपका +2 का चार्ज होता है और SO4 पर -2 का चार्ज होता है। तब अब यहाँ पर +2 का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, और ये +2 से Cu+2 से ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, अर्थात कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और उसके बाद में आप ये Fe ध्यान दीजिए, जो Fe है वो Fe से, अब यहाँ पहले आप ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, FeSO4 का मतलब Fe, और इधर SO4, इस पर +2 का चार्ज और इस पर -2 का चार्ज। तो जो Fe है वो Fe से
F+2 बन रहा है, और जो कॉपर है वो F2 से, सॉरी, जो कॉपर है वो Cu2 से Cu बन रहा है। यानी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और Fe आपका इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं, और जो त्याग होता है उसे हम अपचयन एम सॉरी बच्चों, जिसमें त्याग होता है इलेक्ट्रॉनों को उसे बोलते हैं उपचयन, और जिसमें ग्रहण होता है उसे बोलते हैं अपचयन। यानी कि यहाँ पर उपचयन भी हो रहा, इस अपक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो यहाँ पर उप हो रहा है, ये आप देख लीजिए जरा। तो यहाँ पर जो Fe से FeSO4 बन रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है उपचयन, और इधर आपका जो CuSO4 से आपका Cu बन रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका अपचयन। तो इस अपक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, अर्थात ये जो अपक्रिया है वो क्या है? रेडॉक्स, रेडॉक्स अपक्रिया है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि आपको एक क्वेश्चन और आता है कि दे देंगे, रेडॉक्स अपक्रिया दे देंगे और कहेंगे इसमें उपचयित पदार्थ कौन सा है और अपचयित पदार्थ कौन सा है। तो आप ये बात ध्यान रखिए ना कि आपको जस्ट अपोजिट लेना है। जिसका उपचयन होगा उसको हम अपचयित पदार्थ बोलते हैं, अपचयित। जैसे यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो यहाँ पर उपचयन होगा तो वो हो जाएगा अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अच्छे से लिख नहीं रहा है। उसके बाद में जब अपचयन होगा तो यहाँ पर होगा जाकर उपचयित पदार्थ, जिसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उपचयन को ही ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो चाहे आप उपचयित पदार्थ लिखो या ऑक्सीकारक पदार्थ लिखो, तो हम ऑक्सीकारक लिखे जा दे रहे हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। ये आप लोग ध्यान देना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तत्व का अपचयन होगा वहां पर आपका वो जाकर आपका ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, और जिसका आप उपचयन होगा वो जाकर आपका उपचयित पदार्थ होगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए Fe का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो आपका Fe क्या है? अपचयित पदार्थ है। एम सॉरी, हाँ सॉरी, ओके ओके, अपचयित पदार्थ है। और CuSO4 यहाँ पर देखिए इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो रहा है अपचयन, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक पदार्थ, और Fe हो जाएगा आपका उपचयित पदार्थ। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकारक और उपचयित पदार्थ ज्ञात करने के लिए आपको उत्पाद में नहीं देखना है। उत्पाद में आपको देखना ही नहीं है। आप अगर देख रहे हो तो आपको अभिकारक में ही देखना है, इधर ही आप लोगों को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इतना आप लोग ध्यान रखिए कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एकदम बेसिक तरीके से तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ। इतना गारंटी ले सकता हूँ कि इस यूट्यूब पर, वो भी फ्री क्लास, इस प्रकार से आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। प्रत्येक वर्ड तोड़ तोड़ कर अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रुकिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को रट भी लीजिएगा, क्योंकि ये गारंटी शुदा आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि विस्थापन
विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसे हमें बताना है। तो विस्थापन में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके स्वयं का लवण का विलयन बनाता है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और एक बात और ध्यान रखना कि आप लोगों को यहां पर उदाहरण देना है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, Fe जिसे हम बोलते हैं क्या, आयरन, और CuSO4 जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। जब यहां पर अपक्रिया होगी तब जाकर विस्थापित होने के बाद आपका बन जाएगा FeSO4, और इधर से हो जाएगा आपका जिसे हम बोलते हैं आयरन सल्फेट, और मिल जाएगा हमें कॉपर अर्थात CuO। और एक बात आप लोग यह ध्यान रखना कि मैंने इसी उदाहरण को बार बार इसलिए लिया है कि आप लोग एक ही अभिक्रिया को याद करके 3 क्वेश्चनों को फंसा लो। क्योंकि विस्थापन हो रहा है अर्थात ये हो गई आपकी, इस अभिक्रिया में विस्थापन हो रहा है अर्थात ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। और यही अभिक्रिया अभी ये पूछा गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आया गया था कि क्या होगा जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तब आपको उस प्रकार से लिखना है, और विस्थापन अभिक्रिया पूछेगा तब आपको इस प्रकार से लिखना है। और यहां पर आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया भी बन रही, क्योंकि आपका जो Fe है इसका हो रहा है उपचयन, और जो कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट है इसका हो रहा है अपचयन। अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, और वो क्या होता है जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी इसी अभिक्रिया से हो जाएगा, और ये विस्थापन का भी इसी से हो जाएगा। तो एक ही अभिक्रिया को याद करके आप तीनों की तीनों क्वेश्चन कर सकते हो, इसीलिए मैंने एक ही अभिक्रिया बार बार ली है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अभिक्रिया ये कैसे हुई है ये मैंने पहले ही समझा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। अब आप द्विविस्थापन का अर्थ समझिए। द्विविस्थापन अर्थ शब्द का अर्थ हुआ, द्वि का मतलब दो, विस्थापन का मतलब विस्थापित होना स्थान में अर्थात चेंजिंग। अर्थात जब दो पदार्थ आप स्थान की चेंजिंग करते हैं तब उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप कैसे बोलोगे, मैं अर्थात इसे लिखोगे कैसे, क्योंकि अब इस प्रकार तो हम समझ सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में हमें बुक के अनुसार लिखना है ना, बुक में कैसे लिखा गया है। तो कैसे आप लिखोगे, इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य परस्पर आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप लोग ये यहां पर एक बात समझिए, परस्पर आयनों का आदान प्रदान, इसका मतलब क्या हुआ। परस्पर का मतलब एक दूसरे से, यानी दोनों अर्थात दो यौगिक होंगे तो वो भी अपने आयन को, तो वो अपने पहला यौगिक, दो यौगिक में से पहला यौगिक अपने आयन को दूसरे यौगिक को देगा, और दूसरा यौगिक अपने आयन को पहले यौगिक को देगा। अर्थात दोनों के मध्य आयनों की अदला बदली होगी, और यह अभिक्रिया ही आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण आप क्या ले लो, सोडियम ले लो जिसे हम NaCl ले लो जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और आप AgNO3 ले लो जिसे हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जब इनकी अभिक्रिया होगी तब आपका जाकर सोडियम नाइट्रेट अर्थात NaNO3 और आपका AgCl जिसे हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ये जाकर बनेगा। और यदि आपको यह अभिक्रिया नहीं समझ में आई है तो यह अभिक्रिया भी आप समझ लीजिए। तो क्या दिया गया था,
NaCl और प्लस में आपका था AgNO3। जब इसकी अपक्रिया होगी तब ये जाकर बनेगा आपका NaNO3 और प्लस में AgCl। अब ये बना कैसे है, तो यहाँ पर आप देखिए NaCl का मतलब आपका हुआ Na और इस पर होता है +1 का चार्ज, और इधर हो जाए और Cl इस पर होता है -1 का चार्ज, यानी कि आपका NaCl जब टूटेगा तो वो Na+1 और Cl-1 में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर AgNO3 जब टूटेगा तब आपका Ag+1 और NO3+1, सॉरी ये माइनस आएगा, -1 में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो प्लस होता है वो माइनस को अट्रैक्ट करता है, अर्थात अपनी ओर खींचता है। तो प्लस का Ag और माइनस का Cl ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर आपका जाकर AgCl बना देंगे। और वही प्रोसेस आपका सोडियम और सोडियम और नाइट्रेट के साथ होगा। तो सोडियम Na+ होता है और नाइट्रेट आपका NO3- होता है। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर आपका NaNO3 बना देंगे। तो आशा करता हूं कि यह क्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और फिर चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि ब्लीचिंग कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम बोलते हैं बिरंजक चूर्ण को बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि ये बनता कैसे है ये हमें बताना है, और रासायनिक समीकरण इसका क्या होगा ये भी हमें बताना है। और एक बार आप ध्यान दीजिए कि मैं ये जो बिरंजक चूर्ण होता है यह आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 मार्क्स का आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। ये तो वैसे 3 और 4 वाले क्वेश्चन है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपका 4 मार्क्स का आता है, जिसमें बनाने की विधि और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग पूछते हैं। तो यह वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। तो यदि आप लोगों ने बिरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, उसका रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, ऊपर 7 मार्क्स का टाइटल वगैरह ये सब पड़ा होगा, थंबनेल पर सब लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट वीडियो वही मैंने डाला है अपने चैनल पर, तो वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो से 10 से 15 मिनट आप दोगे, लगभग 12-12 मिनट का होगा, शायद कंफर्म नहीं है। आप जब 10 से 12 मिनट दोगे उस वीडियो पर तो गारंटी सुधा मैं इतना वादा करता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक वीडियो से 7 मार्क्स क्लियर कर सकते हो। तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इन क्वेश्चनों को जरूर रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लीज नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और आपको यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो बनाने की विधि पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले बनाने की विधि यानी बनाने की विधि की क्या करोगे, हेडिंग डालोगे। उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है अर्थात बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना होता है, इस पे जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तब जाकर हमारा CaOCl2 जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये और कुछ मात्रा में जल प्राप्त होता है। तो अब ये तो हो गई अभिक्रिया, ये तो हो गई आपका रासायनिक समीकरण। अब आप थ्योरी इसी रासायनिक समीकरण से कैसे बनाओगे, तो क्या होता है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, इस पे आप क्लोरीन गैस को डाल रहे हो अर्थात प्रवाहित कर रहे हो,
तब आपका जाकर ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, वो जाकर बन रहा है। तो आप क्या कहोगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर अर्थात जिसे हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया हुई कैसे है, यह आप लोग एक बार समझ लीजिए। तो क्या CaOH का होल ट्वाइज, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस पर हमें क्लोरीन गैस अर्थात Cl2 को प्रवाहित करना है, तब आपका जाकर क्या बनेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या है, कैल्शियम अर्थात Ca कैल्शियम का एक अणु है, और ऑक्सीजन का आपका दो अणु है, और हाइड्रोजन का भी आपका दो अणु है, क्योंकि OH का होल ट्वाइज है। तो यहां से कैल्शियम और एक ऑक्सीजन का अणु और दो क्लोरीन के अणु ऐड होकर आपका CaOCl2 ये बना देंगे, जिसे हम बोलते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर, या इसे ही आप विरंजक चूर्ण भी बोल सकते हो। और यहाँ का बचा हुआ अभी H2 और एक O बचा हुआ है, ये मिलकर आपका बना देगा जल। तो आशा करता हूं कि यह अब क्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि धावन सोडा अर्थात जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं के निर्माण का रासायनिक समीकरण और इसका उपयोग बताइए। यानी ये बनता कैसे है, इसका हमें रासायनिक समीकरण देना और उपयोग भी देना है। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, पहले आप लोग ये समझिए कि ये आखिर बनता कैसे है, तब हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे। तो जब हम सोडियम, चलो पहले रासायनिक समीकरण ही समझ लो, उसके बाद में फिर अभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो उस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, रासायनिक समीकरण है ना, पहले रासायनिक समीकरण पूछा है तो आप पहले रासायनिक समीकरण हेडिंग डालोगे। और होता क्या है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH पर हम जब कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2 को जब डालते हैं, तब जाकर हमें सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 और जल कुछ मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका रासायनिक समीकरण। और इसी से आप कैसे जाकर आप अपनी थ्योरी बनाओगे, यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आखिर ये बनेगा कैसे, तो थ्योरी आप कैसे बनाओगे कि अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि NaOH है ना, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड पर हम कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को डाल रहे हैं अर्थात प्रवाहित कर रहे हैं, तब हमें जाकर सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 और जल प्राप्त हो रहा है। तब आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं धावन सोडा तथा जल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि आखिर ये बनता कैसे है और इसका रासायनिक समीकरण क्या है, और ये कैसे आप अगर पूछ लिया जाए तो आप इसकी थ्योरी कैसे बनाओगे, ये समझ में आ गया होगा। और अब उपयोग पूछा गया है, तो उपयोग क्या आपका हो जाएगा कि सबसे पहले फर्स्ट उपयोग ये होता है कि इसका प्रयोग हम खाने वाले सोडे को बनाने में करते हैं। अर्थात जो पार्टी वगैरह में सोडा यूज किया जाता है मटर वगैरह उबालने के लिए जल्दी से, उसको बनाने में इसी सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा का प्रयोग होता है। और कपड़े को धोने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं, और साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। बट
3 उपयोग कम से कम आप लिख सकते हो। तो 3 उपयोग आप लोगों को लिखना है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तथा इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे ये हमें बताना है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है ये आप बताओ और जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, और सॉरी शायद इससे पहले हमने ये जो पीछे वाली अपक्रिया है, ये जो पीछे वाली अपक्रिया है ये मैंने आप लोगों को नहीं समझाया है। तो आप लोग इसे समझ लीजिए ये कैसे बनेगा। क्या दिया गया था आपका, NaOH, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करना था। तब हमें क्या मिल रहा था, तब हमें जाकर मिल रहा था सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3, और इधर आपको कुछ मात्रा में जल भी मिल रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये NaOH, NaOH, तो यहाँ पर NaOH में क्या, सोडियम एक है और OH आपका एक है, और यहाँ से सोडियम और एक ऑक्सीजन और CO2, ये दोनों मिलकर जाकर आपका सोडियम कार्बोनेट बना देंगे, और एक हाइड्रोजन और एक O मिलकर आपका H2O बना देगा। और आपको इस अपक्रिया को 2 से गुणा करने पर ये बैलेंस हो जाएगी। यानी कि दो सोडियम और एक आपका ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से और एक ये आपका कार्बन, अर्थात 2 सोडियम और एक कार्बन और 3 आपके ऑक्सीजन मिलकर आपका सोडियम कार्बोनेट बना देंगे जिसे हम धामन सोडा बोलते हैं। और यहाँ से बचा हुआ 2 हाइड्रोजन और एक H मिलकर आपका जल बना देगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और इसे हम बोलते हैं धावन सोडा, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और हम आ जाते हैं उसी टॉपिक पर जहां पर थे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, अब क्या लिखोगे इसमें, आप लोगों ने पढ़ा है और ये भी इंपॉर्टेंट ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O, और इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अर्थात जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसमें यदि आपका आधा अणु जल का है तब वही पदार्थ आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम होता है, और इसका रासायनिक नाम आप देख लीजिए कि रासायनिक नाम क्या होगा, इसे बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट ऑक्सी, कैल्शियम सल्फेट ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ओके हाँ, कैल्शियम सल्फेट ऑक्सी, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। और यदि आप लोगों को कुछ लिखावट में प्रॉब्लम आ रही तो मैं बोल भी हो रहा हूं कि जो ये CaSO4.12H2O जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP बोलते हैं, और इसका प्रयोग प्लास्टर जब हाथ वगैरह यानी कि शरीर की कोई हड्डी वगैरह टूट जाती तब इसका प्रयोग डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने के लिए करता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग लिख लीजिए। और अब इससे हम यानी इससे आप जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे, तब आप क्या करोगे, आपको एक पॉइंट डालकर एक थ्योरी लिख लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की 3/2H2O से अपक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है।
यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है वो, सॉरी, जो जिप्सम में होता है वो CaSO4.2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है। तो क्या करें हम, 3/2 जल का अणु और जोड़ दें, बस हमें जाकर 2H2O अर्थात जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात CaSO4.2H2O में आप जल का 3/2 अणु जब आप जोड़ दोगे तब आपको जाकर जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि खाने के सोडे की निर्माण विधि व रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी खाने के सोडे का निर्माण विधि क्या होता है, यानी ये बनता कैसे है, और इसका रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, आप हेडिंग डाल लीजिएगा निर्माण विधि। तो क्या हो जाएगा कि सोडियम सोडियम कार्बोनेट, अभी हमने इससे पहले बताया था ना कि सोडियम कार्बोनेट से हम खाने वाले सोडे को बनाते हैं, ये मैंने बताया था ना। तो वही देखिए आ गया टॉपिक। तो क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, यानी कि आपको विलयन लेना अर्थात जल में वह मिक्स हो, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर खाने वाले सोडे अर्थात जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण होता है, और यह आपका रासायनिक समीकरण है। तो क्या आपकी वहाँ थ्योरी में क्या बोला कि आपको सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 लेना है और जल अर्थात H2O लेना है। अब जल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जलीय विलयन बोला है ना, अर्थात जल से इसकी अभिक्रिया होगी, और इसमें आपको CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित करेंगे तब जाकर हमें NaHCO3 के 2 अणु प्राप्त होंगे, जिसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट। और यह अभिक्रिया हुई कैसे है इसे आप लोग एक बार समझ लीजिए। क्या था आपका सोडियम कार्बोनेट अर्थात सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 और प्लस में आपका था H2O अर्थात जलीय विलयन, यानी कि जल से अपक्रिया होनी है, और इस पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना था, तब जाकर हमें खाने वाला सोडा अर्थात NaHCO3 जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या खाने वाला सोडा, इसके 3 नाम होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। आई एम सॉरी, ये यहाँ पर जो प्लस लग गया है, जो यहाँ पर आपका प्लस लग गया है वो प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपक्रिया हो रही है ना, तो ये आपका प्लस नहीं होगा, ये जाकर आपका तीर का निशान होगा। तो ये जाकर बनेगा, वो भी 2 अणु बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम ये इधर देखते फिर देखेंगे वहाँ। देखिए इधर क्या है, सोडियम का आपका 2 अणु है, और आपका ऑक्सीजन 1 अणु है, और आपका जाकर और एक ही आपका कार्बन है, और यहाँ से एक कार्बन, और यहाँ से आपका ये 2O, और ये आपका O, यानी 2 2 4। और जब हम आप सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, ये आपका होगा जाकर 3। तो आप क्या करो, ये 2 अणु जाकर बनेंगे, तो हम इसे 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ आप देखिए 3 अणु आपके ऑक्सीजन के, और 1 अणु ये, और 1 अणु ये, तो 6 अणु टोटल जाकर बनेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 3 या 6 अर्थात 3 अणु ऑक्सीजन का आ गया, और 2 अणु आपका सोडियम का, और 2 अणु आपका जब बन जाएगा हाइड्रोजन का, अर्थात
आपका 2NaHCO3, 2 अणु सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसे बोल सकते हो खाने वाला सोडा जाकर आपका बनेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्रिया समझ में आ गई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि आपको ये बताना है कि जो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, ये हमें बताना है और रासायनिक समीकरण भी देना है। तो आप जो धातु के साथ हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तब हमें धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या होगा कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस और धातु लवण प्राप्त होता है। यानी कि जब आप धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तब आपको उस का सॉरी क्या होगा कि धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आपका जो यहाँ पर अभिक्रिया लगी हुई है ये आपका प्लस का निशान होगा जाकर, और ये जो प्लस लगा हुआ है ये आपका अभिक्रिया का निशान होगा। तो इसे सॉरी बच्चों, हम फिर से आ रहे हैं अपने टॉपिक पर। चला पेज चेंज हो गया, हाँ ओके। तो ये यहाँ पर जहाँ पर आपका प्लस लगा था ये आपका जाकर अभिक्रिया का निशान हो जाएगा, और ये जहाँ पर अभिक्रिया लगा था यहाँ पर आपका प्लस का निशान हो जाएगा। तो क्या होगा, हम Fe अर्थात आयरन, और इसे हम लोहा भी बोल सकते हैं ना, को जब HCl जो कि एक अम्ल है और इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे इन दोनों की अभिक्रिया तब जाकर हमें FeCl अर्थात आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार की थी। तो यहाँ तक देखने के लिए क्लास को धन्यवाद आप लोगों का। और इतना मैं 110% गारंटी लेता हूं कि यदि आप लोग यहाँ तक क्लास देख कर आए हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला है। तो यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं तो अन्य लोगों से भी सपोर्ट करवाइए और हमारे चैनल को बढ़वाइए, और इस क्लास को उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको आवश्यकता है इस क्लास को, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या पता हम फेल ना हो जाएं। तो हम गारंटी लेते हैं कि यदि आप डेली हमसे क्लासें करते रहे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। और आपको मैं डेली आज से क्लासें दूंगा। कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी इसलिए क्लासें नहीं हो पा रही थी, बट आज से आप लोगों की डेली क्लासें होंगी। और आप लोगों को मैं अपने चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाता हूं। तो क्लास 10th वाले बच्चे भी हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं और क्लास 12th वाले भी तैयारी कर सकते हैं। ओके फिर बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आज के ही दिन इसी समय आप लोगों को मिलेंगे इसी विषय के एक नए टॉपिक के साथ। ओके फिर बाय बाय बच्चों, चलते हैं।